Welcome to Batak Stories, seen and heard by EYLM Batak Foundation. So today we are bringing forward the work, journey, struggle and message from Mr. Lavi Singh, founder of Lavi Singh Dance Company. Please introduce yourself and what do you do? My name is Lavi Singh. I am an artistic director, choreographer and trainer at Lavi Singh Dance Company. एंड लास्ट 16 ईयर्स से मैं डांस सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ और अभी करंट में मुरादाबाद में हम 2 ब्रांचेस रन कर रहे हैं, एक बुद्धि विहार और एक लाइन पार। ऑलराइट, सो अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो ये कहाँ से और कैसे शुरू हुई? ये थोड़ा इमोशनल भी है और एक क्या कह सकते हैं कि अचानक सडनली वाला डिसीज़न था। एक्चुअली 12th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने और उसी के बाद रिज़ल्ट आने से पहले ही पापा जी की डेथ हो गई। तो उस कंडीशन में मैं पढ़ाई की तरफ जो डिसीज़न था वो मैंने फिर डांस की तरफ डिसाइड किया कि मुझे डांस करना चाहिए। तो ये कोई ऐसा मेरा प्लान नहीं था कि मुझे डांस में करियर बनाना है, वो एक कोइंसिडेंट हुआ ऐसा जिससे वजह से मैं इसमें आया। सो आपकी इस 16 साल की जर्नी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट, मेहनत तो मैंने स्टार्टिंग से करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो डाउट्स था कि ये कहाँ पे क्लियर होगा। तो 2016 में मैं मुंबई गया। मुंबई में वहाँ पे ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। वहाँ के बड़े बड़े टीचर्स थे, क्वालिफाइड टीचर्स थे, उनसे मिल के उनकी बातें सुन के वहाँ से क्लियर हुई कि हाँ केवल रियलिटी शो करियर नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डांस के साथ मैंने क्वालिफ़िकेशन उसमें सीखी और वहाँ से लेके अब तक 2016 से लेकर 2026 में हम आ गए हैं। तो वहाँ पे मैं रुका नहीं, उसके बाद भी मैंने उस लर्निंग वाला प्रोसेस कंटिन्यू रखा और मैं अभी भी लास्ट 3 ईयर से दिल्ली जाता हूँ, इंटरनेशनल कैंप्स लेता हूँ जिसमें 12 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें देखा है, उन्हें पता भी होगा कि हाँ मैं लास्ट 3 ईयर से वो भी उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से मुझे डबल एडवांटेज मिलता है। भले से उसमें इन्वेस्ट होता है, लोग सोचते हैं कि आप पैसे तो लेते हो, लेकिन हमारा भी इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे 7-7 8-8 दिन में 60-50,000 ईजीली खर्च हो जाते हैं केवल ट्रेनिंग की वजह से। तो ये चीज़ सबको समझनी चाहिए कि आपको ट्रेनिंग तो ले ली, उसे फिर मेंटेन भी रखना है। एब्सोल्युटली, बेसिकली ये उसी तरह हो गया जैसे हम अगर किसी बिजनेस या जॉब की बात करें, लोग इन्वेंट्री अपडेट करते हैं। हाँ। तो जब हम स्किल्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो वो स्किल अपग्रेडेशन ही हो गया एक तरीके से। करेक्ट। ऑलराइट, सो अच्छा, इसी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले क्या कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो मोस्ट फनीएस्ट इंसिडेंट रहा हो इस 16 साल की जर्नी में, जो आप आज तक नहीं भूल पाए हो? मेरी तो लाइफ बहुत सीरियस रही है। नहीं, देखिए, फनीएस्ट इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, किसी शो का हो सकता है, किसी इवेंट का हो सकता है, किसी कोरियोग्राफी सेशन का हो सकता है, जो कुछ बहुत फनीएस्ट रहा हो आपकी लाइफ में। या चलिए फनीएस्ट छोड़ देते हैं, मोस्ट मेमोरेबल कह लीजिए, हैप्पी वे में, अच्छे तरीके में। मुंबई में बहुत सारे रहे हैं और सबसे मेन मेरा तब था क्योंकि आवेश सर करके हैं, उनकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती थी और हम लोग काफ़ी मिले भी हैं। आप मतलब डेली हम लोग मिलते थे, लेकिन यह कि बात नहीं हो पाती थी, बस वो जाते थे और हम लोग आते थे, इस तरीके से। तो लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन डे था तो उन्हीं के हाथ से मुझे सर्टिफिकेट मिला था ग्रेजुएशन का, तो वो मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल है। दैट्स वंडरफुल। और मैं अपनी इस पूरी जर्नी का श्रेय 2 टीचर्स को देना चाहूँगा। एक फर्स्ट गुरु मेरे मिस्टर अंकुराना सर और सेकंड गुरु मिस्टर सुमित सर, जिन्होंने मेरी एजुकेशन वाली जर्नी में बहुत हेल्प की। ऑलराइट, तो अगर इसको एक्सपीरियंस को पूरा ओवरऑल कहा जाए तो आपको कैसा, अगर आप आज सोचते हैं कि 16 साल का ये सफ़र, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कह सकते हैं कि ये 16 साल हैं, क्योंकि अगर रिटर्न में जैसा हमारा ये चल रहा है कि लोग कैलेंडर देखते हैं, आवर्स देखते हैं, टाइम देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 16 नहीं, इसे 4 या 5 गुना कर दीजिए, क्योंकि लोग जितनी मेहनत करते हैं उससे मैंने ज़्यादा ही अपने आप में इन्वेस्ट किया है। गॉट दैट। सो बेसिकली अगर
इस पूरी जर्नी में क्या कोई ऐसा मोमेंट आया जहां आपको लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे क्विट करना है? क्विट करने का तो ऑप्शन था ही नहीं स्टार्टिंग से कि मुझे डांस में ही अब कुछ करना है, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लेता। लेकिन हाँ, बस ये रहता था कि जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं लैकिंग है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए मैं जितने भी रूटीन्स या कुछ भी सीखता था उन्हें रिकॉर्ड करता था, एनालाइज करता था, वीडियो देखता था अपने, और फिर जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के बड़े आर्टिस्ट थे उनसे मैच करता था कि कहाँ कमी है। तो इस तरीके से मैं अपनी जर्नी को लेके आया, और फिर धीरे धीरे करके 2010 से 16 तक 2010 से 16 तक हमने उस चीज़ को डाउट में रहा कि कहाँ कमी हो रही है। फिर 16 के बाद मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हुई, वो मैं भी आपको आगे बताऊँगा। डेफिनेटली। सो जैसा आपने कहा कि क्विट करने का तो ऑप्शन ही नहीं था, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन पॉइंट है कि हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो क्विट करने का सोचे ही नहीं। बट डेफिनेटली किसी भी सफ़र में उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं। तो क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा है जब आपको लगा कि अब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, या मैं कैसे इसे आगे कंटिन्यू करूँ? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे, तो 12th के एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट नहीं आया था। तो नॉर्मल सी बात है कि 12th के बाद ही कोई डिसाइड करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो 12th 2009 में किया मैंने, और फिर 16 तक का जो जर्नी थी उसके बीच में काफ़ी चीज़ें आई, क्योंकि पेरेंट्स में मम्मी थी, मम्मी को लगता था कि इसे का, क्योंकि बैकग्राउंड में भी कोई डांस फील्ड से कोई था नहीं और आसपास भी नहीं था, तो उन्हें लगता था कि ये अच्छा पढ़ाई लिखाई में तो ठीक है, तो इसे कुछ करना चाहिए। तो उन्हें ये लगता था कि इसे बैंक में ट्राई करना चाहिए। तो बस पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन देने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम भी दिया बैंकिंग का, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं जाके बैठ के अब जो आया वो करके आ गया। लेकिन यह है कि उन्हें थोड़ा सा सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी लग रही थी, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टेंशन रहती थी। और अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, या कोई भी रिलेटेड थिएटर वगैरह, हम सभी को पता है आज भी इंडियन सोसाइटी में उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला है एज अ फुल टाइम करियर। जैसा आपने कहा सर्टेनिटी, क्योंकि इन करियर्स में सर्टेनिटी हम अपने फैमिलीज़ को या पेरेंट्स को श्योर नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। जी। तो उस फेज़ पे आपने जो ये कंटिन्यू रखा इस जर्नी को, और आज आप फुल टाइम इसमें सक्सेसफुली इतने अच्छे से 2 अकेडमीज़ रन कर रहे हैं, तो क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा आपकी इस जर्नी का, जहाँ से कहते हैं ना चीज़ें पूरी बदल गई? क्या हुआ था कि सबसे पहले मैं जिस एकेडमी में डांस सीखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो मैंने उसी में ही 6 मंथ के अंदर ही मैं उनके कोर ग्रुप में आ गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मेन ग्रुप में आ गया हूँ, और अब मुझे इसे लाइफ टाइम मेंटेन करना है जब तक भी मैं यहाँ रहूँगा। तो मैंने बहुत उसमें स्ट्रगल मेहनत करके उस पोजीशन को लिया। पता है कि उसके साथ ही घर पे लाइट नहीं थी, तो मैं प्रैक्टिस कहाँ पे करूँ, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक रेंट पे रूम लिया। अब रेंट पे रूम लेने के बाद लोगों को वहाँ आसपास पता चला कि यहाँ पे कुछ डांस की एक्टिविटी हो रही है, तो इंक्वायरी के लिए आए। तो वहाँ से फिर मेरे जो एक बहन है और एक भाई है, गौरव और चीनू, इन लोगों को मैंने वो चीज़ मैं जो सीख रहा था मैंने इन्हें भी सिखाना स्टार्ट किया। शुरू किया। तो जब मैं इन्हें सिखाना स्टार्ट किया तो इन्हें भी मैं एक स्टेज दे पाया, और जब वो स्टेज उन्हें मिला मुझे मिला, तो आसपास के एरिया में एक ब्लास्ट सा हुआ कि कोई हमारे एरिया का बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। वो भी जिगर मंच, बहुत बड़ा मंच होता था मुरादाबाद में, और उसी के दौरान हमारे अखबार में न्यूज़ कटिंग और ये, तो वो एक वायरल सी चीज़ें हो गई वो उस टाइम। टर्निंग पॉइंट सॉर्ट ऑफ रहा आपके तो लिए। उस टाइम तो इतना ये इंस्टा और रील्स वगैरह नहीं थे, नहीं था। तो वो सब जगह फैले, और उसके दौरान बच्चे आना स्टार्ट किए, और कब हमारे 2 बच्चों से 100 हो गए हमें खुद पता नहीं चला। तो वहाँ से हमारा ये सिलसिला स्टार्ट। सो आई गेस अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहेगा बहुत सारे उन लोगों के लिए जो अपनी जर्नी अब स्टार्ट करने वाले हैं या रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो ये इस सफ़र में, जैसे हम सबको पता है, हम जब भी बात करते हैं इंस्पायरिंग जर्नीज़ की, हम सब लोग सक्सेस की और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो इस सफ़र में क्योंकि मुझे पता है कि रिजेक्शंस ऐसी चीज़ है जो आपको और डबल मोटिवेशन देती है आगे बढ़ने का। तो क्या कोई ऐसा रिजेक्शन या कोई ऐसा फेलियर रहा इस सफ़र में जिससे आपको एक डबल हिट मिला कि नहीं, अब तो नहीं रुक सकते? जब से लेके अब तक रिजेक्शन ही मिले हैं लेकिन उसे पॉजिटिव
तरीके से कैसे देखना है, हाँ। उस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को प्लान किया था। उसी के हिसाब से मैं अपनी लाइफ को लेके आया हूँ अभी तक। कोई रियलिटी शो का ऑडिशन नहीं था जो मैंने नहीं दिया है, और हर उसमें रिजेक्शन ही मिले हैं। लेकिन मैंने उस चीज़ को ये सोचा कि ये मेरा पार्ट ऑफ जर्नी है, तो मैं इसे अपने साथ रखता हूँ एज ए एक्सपीरियंस। और जो भी उसके दौरान मुझे स्टेज, जब आप बड़े लेवल पे ऑडिशन देते हो तो छोटी चीज़ें आपको मिलती हैं। जब आप हवाई जहाज़ की, एरोप्लेन की बात करोगे तो आपको मोटरसाइकिल, कार ऐसी इजीली मिल जाती है। बिल्कुल। तो मैं बड़े लेवल की तैयारी करता था, उसके दौरान छोटे कंपटीशन, स्टेज शोज़, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था, वो मुझे इजीली मिल जाते थे, तो मैं उसे लेके आगे बढ़ा। सो जो ये बिग रियलिटी शोज का रिजेक्शन रहा, ये आपके लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा टू Correct. ग्रो इन योर जर्नी। करेक्ट। दैट्स रियली वंडरफुल। मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली चीज़ भी है लोगों के लिए, कि कई बार हम लोग ना बड़े गोल्स को चेस करते रहते हैं, बट बड़े गोल्स को चेस करने के चक्कर में हमें अपने छोटे पैरामीटर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें हासिल करते हुए चलता चाहिए। एग्जैक्टली। ज़्यादातर लोग इसीलिए कि रियलिटी शो में सिलेक्शन नहीं हुआ वो डांस छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमने लोग देखे हैं कि भाई बिगर गोल्स नहीं अचीव करे तो वो सभी कुछ छोड़ देते हैं। सो जैसा कि आपने बताया कि रियलिटी शोज़ में रिजेक्शंस मिले एंड वो आपका बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रहा है, बट स्टिल फेम, नेम एंड चकाचौंध वाली वो लाइमलाइट वाली दुनिया हर किसी को बहुत पसंद है। एंड आपने वो सब छोड़ के मुंबई में आपने ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया, एंड आज आप फुल टाइम मुरादाबाद में अपने शहर में सेटल्ड हैं, एकेडमीज़ रन कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं मिस करते वो रियलिटी शोज़ या रियलिटी शोज़ का फेम, नेम? व्हाट इज़ योर व्यूज़ अपॉन दैट? उसके लिए मैं सोशल मीडिया को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास अब इतने प्लेटफॉर्म हैं कि आप अपने ही उसमें आप स्टार बन सकते हैं, या फिर आप अपना नेम फेम ले सकते हैं। तो अब जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम एक पॉडकास्ट या ये शूट कर रहे हैं, तो मैं यही समझ लेता हूँ कि यही मेरा सबसे बड़ा चैनल है पूरे हिंदुस्तान का, कि आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बोल पा रहा हूँ। वही चीज़ तो वहाँ बोलता, जी न्यूज़ होता या कोई भी बड़ा चैनल होता तो मैं भी उसी पे बोलता, या रजत सर बुला लेते आपकी अदालत में, तो मैं यही समझ ले रहा हूँ कि यही आपकी अदालत है। और रही बात नेम फेम की, तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। और अभी हमने लेटेस्ट शिव तांडव सीरीज़ चला रखी है और पूरा भारत उसे अप्रिशिएट कर रहा है, और एक वीडियो पे हमारे 5 या 6 मिलियन व्यूज़ हैं, और मतलब अलग अलग हम वो प्लेटफॉर्म। शिव तांडव वीडियो का लिंक डालेंगे सो दैट लोग देख सकें उसे। हाँ, वो अभी फुल तो नहीं है, पार्ट्स में हम कर रहे हैं। 6 श्लोक्स हमने कवर कर लिए हैं, 10 पार्ट्स उसके अपलोड हो गए हैं, वो आप इंस्टा पे देख सकते हैं। तो नेम फेम हमें वहाँ से मिल रहा है, और हमें उसका अगर आएगा आगे फ्यूचर में तो देखेंगे, लेकिन हमारे लिए यही बड़ा बिग चैनल। सो बेसिकली अगर हम जितना समझ पाए हैं कि अब सोशल मीडिया इतना एडवांस और इतना है कि जो बिगर प्लेटफॉर्म्स का नीड था वो अब बचा नहीं है, लोग इंडिपेंडेंटली भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। हमें 16 ईयर्स में हो गए, लेकिन आप अगर मेरी जर्नी को देखेंगे या मेरे से कुछ सीखेंगे तो आप 3 या 4 ईयर्स में भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डेफिनेटली, मतलब पहले के मुकाबले अब चीज़ें मोर एडवांस्ड हैं, मोर एक्सेसिबल हैं, सो दैट लोग जल्दी ग्रो कर सकते हैं और जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि अपने जो भी सीनियर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट करते रहिए और जुड़ के रहिए। एब्सोल्युटली। सो जो आपका आर्ट फॉर्म है डांस, आप, मैं कहूँगी आपका पैशन, प्रोफेशन, करियर सब कुछ डांस में ही है। तो इस प्रोफेशन का क्या वो बिगेस्ट स्ट्रगल है जो आम जनता, मतलब सोसाइटी, समाज, लोग नहीं समझते? क्या वो स्ट्रगल पॉइंट है जो लोगों को नहीं समझ में आता कि भाई ये करियर में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को हंसते हुए भी देखा है, मजाक करते हुए देखा है कि अरे क्या डांस गाना कर रहे हो, या इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो व्हाट इज़ दैट रियल स्ट्रगल जो लोग नहीं समझ पाते? क्या है ना, जब डांस में अगर डांस को अभी भी देखें तो उन्हें लगता है कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ये हमें दे रहे हैं, बस एक तरह की सर्विस है, अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें। लेकिन इसे अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे तो एक ये कला है, एक स्किल्स है जो हम बच्चों में या बड़ों में हम डेवलप करते हैं। तो एक बड़ा रीज़न यही है सोसाइटी में कि उन्हें लगता है डांस एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है, एक फ़न है,
तो इसे हम सीरियस क्यों ही लें। लेकिन उसके पीछे एक एक गाना बनाने में, अगर अच्छा कोरियोग्राफ करने में बहुत पहले पहले मुझे कई दिन लग जाते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके मैं मिनटों में भी बना लेता हूँ। लेकिन उसके पीछे की जो साउंड, म्यूजिकलिटी एंड लिरिक्स कि किस शब्द पे क्या, तो उसमें बहुत सारा स्ट्रगल होता है और वो चीज़ किसी नॉन डांसर को एकदम समझ में नहीं है। एब्सोल्युटली। सो अगर हम आपके जैसे कहते हैं ना, हर किसी का, अगर हम कॉर्पोरेट जॉब या किसी की बात करते हैं, एक प्रोसेस होता है। अगर हम आपकी एक दिनचर्या जानना चाहें कि भाई व्हाट इज़ द प्रोसेस डांस में, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रैक्टिस सेशंस हो या वो एकेडमी का हो, लेट्स से वी टॉक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, तो वो कैसा रहता है पूरा दिन का प्रोसेस? इससे पहले मैं एक स्टेप और लेना चाहूँगा कि अगर कोई स्टार्ट करना चाह ही रहा है, डांस में अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का एक सब स्टाइल्स में वर्सेटाइलिटी के रूप में सारे स्टाइल्स थोड़े थोड़े सीखने चाहिए। फिर उसे 1 से 3 साल में उसे क्लियर हो जाएगा कि उसके बॉडी में कौन सा स्टाइल डेवलप हो रहा है। तो वहाँ से उससे पिक करके और उसका फिर से दोबारा प्रोफेशनली कोर्स करके वो आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे शेड्यूल की। तो अभी मॉर्निंग में मैं अभी भी 5:30 to 6 के बीच में मैं उठ जाता हूँ और 6 से मेरी क्लासेस रन हो जाती हैं, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, और फिर रात को 9 बजे तक हम लोग फ्री होते हैं। इसी के दौरान मेरे कुछ बैचेज़ ऐसे हैं जिसमें मैं वो ट्रेनिंग इन्वॉल्व करता हूँ जो मुझे अपनी रेगुलर बेस पे पॉलिशिंग करनी है, तो वो मैं डिवाइड करके रखता हूँ। इससे मेरी प्रैक्टिस भी होती है, मैं सामने वाले को अच्छा दे पाता हूँ और ओवरऑल ग्रोथ है। सो ये बेसिकली 2 in 1 काम हो रहा है कि हम सामने वाले को सिखा भी रहे हैं और उसी के दौरान अपना प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस कर कंप्लीट हो गया। दैट्स रियली वंडरफुल। राइट। सो अगर हम बात करें कि आपका जो आपने स्केड्यूल बताया पूरे दिन का, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का, आपके जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आपका कौन सा वो पार्ट होता है जो आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हो? सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से ही रखा है, जो मॉर्निंग वाला जो मेरा रूटीन है उसमें मैं सबसे हार्ड से हार्ड चीज़ करता हूँ, ताकि अगर शाम तक होते होते अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ जाए या कुछ कोई भी चीज़ आ जाए तो मैं उसे मिस ना करूँ। तो सुबह मेरा 6 से 9 वाला जो टाइमिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जिसमें मैं नई चीज़ भी करता हूँ और जो पुरानी है उसे पॉलिश भी करता हूँ। सो दैट इज़ द पार्ट यू एन्जॉय द मोस्ट। यस। ऑलराइट। अगर हम इस डांस प्रोफेशन में क्वालिटीज़ की बात करते हैं, बेसिकली जो हमारा स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं, जैसे किसी भी प्रोफेशन के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, जी आपके पास ये डिग्री, ये डिप्लोमा या ये सर्टेन चीज़ें होनी चाहिए। आपने ऑलरेडी बताया कि अगर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे इनिशियली सभी आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लोर करें और कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें। तो उसके अलावा एज अ पर्सन, इंडिविजुअल डांसर के रूप में अगर मैं खुद को देखना चाहती हूँ, तो क्या वो मिनिमम क्वालिटीज़ या बेयर मिनिमम इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो होनी चाहिए एक डांसर में? सबसे पहली चीज़ होती है कि पूरी तरीके से समर्पण। उसमें जब आप पूरी तरीके से किसी चीज़ में समर्पण अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, तो अभी नहीं हो लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 16 साल एज ए मी, आपको 100 से डबल रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योरिटी है। अब उसके बाद जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि आपको कि बेसिक से कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग लेनी है, ना कि कहीं से भी। आप कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के करोगे तो आपको आधी अधूरी ही आएगी। राइट। तो जब आप सिखाओगे तो वो चीज़ आपके उसमें इम्पैक्ट डालेगी, पेरेंट्स के माइंड में भी और बच्चे के माइंड में भी, और उसी से ही आपकी रेपुटेशन स्टार्ट होती है। और जब आपका चीज़ रिपीट होती है तो आपकी ब्रांडिंग लार्ज लेवल पे हो जाती है। एब्सोल्युटली। सो जैसा हम स्किल्स की बात कर रहे थे स्पेसिफिकली, हमें एक ज़रिया तो पता पड़ गया जैसे आपने गाइड किया, बट अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे स्किल्स की बात करें कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी हुआ या क्या हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे क्या वो स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और होनी ही चाहिए एक डांसर में, या नहीं भी है मान लीजिए किसी में, तो इंसान सीख सकता है, क्योंकि सीखी तो हर चीज़ जा सकती है आजकल। 2 तरीके से होता है, एक केवल डांस, एक होता है कि जो आप पूछ रहे हो कि स्किलफुल डांस। या स्किल्स, एग्जैक्टली, क्वालिटीज़। तो वही है कि आप अभी देखो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे 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 और ऐसे। हाँ, मैं तो बहुत नॉन डांसर हूँ। अब रिपीट 1 2
3 और 4। हाँ, अब खुद से करके देखो। 1 2 2 3 4। ठीक, ये हो गया। अब करो ये। ये नहीं कर पाऊंगी मैं। तो अगर हमें बेसिक डांस सीखना है तो कोई भी सिखा सकता है, सीख सकता है, लेकिन अगर टेक्निकल या कोई इंटरनल मसल से यूज़ करना है तो उसके लिए हाँ, आपको प्रॉपर ट्रेंड होना पड़ेगा। और राइट। उसके लिए आपके बॉडी में आइसोलेशंस होने चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और स्टेमिना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिलके तब वो चीज़ वाओ डांस में आती है। जैसा कि हमने डांस में भी अब एक छोटा सा वो बना रखा है कि बच्चा जो भी आए वो इन्हें समझना चाहिए कि डांस के एलिमेंट्स क्या होते हैं। बॉडी, स्पेस, एक्शन, म्यूज़िक और एनर्जी, ये तो बाहर की चीज़ें हैं। इंटरनली Absolutely. मैंने आपको अभी बताया। एब्सोल्युटली। जैसा कि हमने अभी स्किल्स और क्वालिटीज़ के बारे में जाना डांस के लिए, इसके बाद मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगी, क्या वो एक मैसेज है जो आप सोसाइटी को, कम्युनिटी को और लोगों को देना चाहते हैं अपने साइड से? मैं पहले तो मैं एज ए डांसर ही बोलना चाहूँगा कि आपको हर फील्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर कोई भी सर्विस आपको मिल रही है तो वो ऐसे फ़न या उसमें मत लीजिए। उनका भी उस चीज़ से घर, सारी चीज़ें चल रही हैं, वो भी एक समाज का हिस्सा है, एक इकॉनमी को आगे बढ़ाने का। अब हम डांस क्लास चला रहे हैं तो हम रेंट, इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ें बहुत हम, सारे रिसोर्सेज। हाँ, तो हम भी एक उसका पार्ट हैं, तो उसे उसी तरीके से वैल्यू करना चाहिए। और अगर आप उस लायक हो कि आप, अगर मैं बच्चों के पेरेंट्स की बात करूं कि उस लायक हो कि आप फ़ीस पे कर सकते हो, तो उसमें बार्गनिंग ना करें और उसे बल्कि आप सपोर्ट करें। राइट। दूसरी चीज़, अगर आप संगीत या उससे रिलेटेड करते हैं तो उसमें भी देखें कि अगर ये इस लेवल पे हैं, मैं हूँ या मेरे साथ के और भी कम्युनिटी में हैं, तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। उसे उतना मत दबाओ कि वो फिर मजबूरी में बोल दे कि चलो मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो फिर मन से नहीं कराएगा। गॉट दैट। तो ये चीज़ें सोसाइटी को समझनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम फेस करते हैं, जैसा आपने खुद कहा था कि कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज है। हाँ। तो लोग सर्विसेज की उतनी वैल्यू नहीं करती। प्रोडक्ट में तो लोग कहते हैं जी पेन है, 10 रुपए का पेन है, बट सर्विसेज में लोग बार्गेन करने आ जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे वो लोग टाइम की वैल्यू, एफर्ट्स की वैल्यू, रिसोर्सेज की वैल्यू नहीं समझते। सो दिस इज समथिंग आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू कि लोगों को वैल्यू करना चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक कि जो बिगनर्स हैं डांस की फील्ड में, क्या एक ऐसी गलती है जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? लाइक बहुत सारे, कई बार क्या होता है हम लोग ना गलतियां करके सीखते हैं, बट सिंस आप हमारे साथ प्रेजेंट हैं, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने इतना कुछ देखा है, सीखा है, तो अगर हम एक मैसेज पास ऑन कर सकते हैं बिगनर्स के लिए जो वो अवॉइड करें, तो मे बी उनको एक हेल्पिंग पॉइंट मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, डांस की नहीं किसी भी चीज़ में, तो अपने से आगे, जो उनसे आगे हैं, उनसे कनेक्ट रहना पड़ेगा और उनकी रिस्पेक्ट करके उनके साथ सीखनी चाहिए चीज़ें। तो ये सबसे प्लस पॉइंट होगा। लेकिन क्या होता है कि बिगनिंग में ही हम कंपटीशन में आ जाते हैं। हाँ। जो भी उनसे सीनियर है या कुछ भी है, कोई भी एक चीज़ उनकी प्लस हुई, वो कंपटीशन में आ जाते हैं, वहीं उनका ड्रॉबैक होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो सीनियर्स हैं, जो पहले से इस फील्ड में हैं, उनसे बात करते रहो, सीखते रहो, उनसे पूछते रहो, बार बार मीटिंग बीच में करते रहना चाहिए। पहली चीज़ तो यही है। और दूसरी चीज़ जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, इस फील्ड में क्या है कि बहुत सारे लोग ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं कि किसी भी चीज़ से, चाहे वो फीमेल्स हों या फिर कोई वाओ कंपनीज़ हो, तो उसमें एकदम से हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें अपने तक सीमित रहना है। पहले अपने आप को पूरा बनाना है, अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, डेवलप करना है। फिर जब आपको पूरा उसके बारे में एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप आगे कुछ डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि सक्सेस की अगर हम बात करें, अभी आपकी 16 साल की जर्नी है एंड डेफिनेटली एक लंबा सफ़र आगे भी है, एंड हम ऑलरेडी विश करेंगे कि आपको इससे भी ज़्यादा डबल ट्रिपल बहुत सक्सेस मिले। तो आपकी नज़रों में सक्सेस की क्या परिभाषा है? क्योंकि सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। आपके लिए सक्सेस के क्या मायने? एग्जैक्टली पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि सक्सेस कब मिलेगी, क्या होता है सक्सेस, मेरे भी माइंड में ये चीज़ें चलती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी जी, उसके साथ साथ मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैंने अपनी स्किल से, मेहनत से अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ा हूँ, मेरे लिए वही सक्सेस है। अगर मैं पहले 200,
250 के मैं शूज़ पहनना हूँ और फिर मैंने 1000 के मैंने पहने हैं, तो मेरे लिए वही सक्सेस है। तो एवरी स्टेप जो आपको आगे बढ़ा रहा है, चाहे एक ही स्टेप हो, वही आपकी सक्सेस है और उसे एंजॉय करना है। सबसे बड़ी चीज़ सेलिब्रेट करना है। ये मैं पहले से ही बोलता आया हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ मिल रही है तो सेलिब्रेट करो। आपको 1000 रुपये भी मिल रहे हैं आपके काम के, तो उसे सेलिब्रेट करो। उसमें से 5-10 रुपये 20 रुपये के बताशे ही ला के बांटो और उस बोला आज मैं 1000 रुपये का काम करके आया हूँ। तो उससे क्या है कि आपको सक्सेस एंजॉय भी कर पाओगे और आपको पता भी रहेगा कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। वरना आप पहुँच जाओ कितनी भी ऊपर भी पहुँच जाओगे तब भी सक्सेस लगेगा कि सक्सेस ही नहीं। सही बात है, नज़रिए का बहुत बड़ा बिल्कुल। डिफरेंस है इस चीज़ में। बिल्कुल। तो अच्छा ठीक है, हम एक फ़न एक्टिविटी करते हैं, छोटा सा एक टास्क है आपके लिए। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई एक ऐसा छोटा सा डांस स्टेप या कुछ भी ऐसा बैठे बैठे आप जो कर सकते हैं या एज अ टिप दे सकते हैं कि आप सिखा सकते हैं, कोई जना उसको देख के कैच करके सीख सकता है। दिस इज़ अ टास्क फॉर यू। वैसे तो बहुत सारे हैं जो हमारे सीखने वाले हैं, वो तो सीख ही लेंगे। हाँ, मतलब ये बस एक फन एक्टिविटी है, जस्ट टू लेट एवरीवन नो अबाउट योर करिश्मा। सो एक टटिंग सेशन है, टटिंग स्टाइल होता है जिसमें हम हैंड्स का यूज़ करते हैं। तो बैठे बैठे हम वही कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, अगर शायद वो एक बार में तो नहीं होगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो सिंपली हैंड रखना है, करके ज्वाइन करना है यहाँ से ये 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 मैं तो कंफ्यूज हो गई, बट लेट्स सी, ये टास्क हम अपने व्यूअर्स को भी दे सकते हैं कि कौन सर का स्टेप कॉपी करके हमें वीडियो भेज सकता है। सो डेफिनेटली वील कीप दिस टास्क। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये बहुत अनसर्टेन करियर है, या आज भी सोसाइटी और लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ फुल टाइम करियर, तो डेफिनेटली हर चीज़ के पीछे अर्निंग्स एक बड़ा सोर्स होता है। हाँ। तो अगर हम इसमें डांस में एज अ फुल टाइम करियर की बात करें तो यहाँ पे अर्निंग पैरामीटर कैसा है? इसमें कई तरीके से आप अर्न कर सकते हो। बेसिक तो ये होता है कि आप कहीं से सीखो, अपने आप को स्किलफुल बनाओ, ग्रूम करो, और उसके बाद कोई भी एक स्कूल आप पकड़ सकते हो, तो वो आपकी एक फ़िक्स इनकम हो जाती है। दूसरा, उसी के साथ आप किसी के साथ पार्टनरशिप में या फिर किसी के स्कूल में एकेडमीज़ रहते हैं तो वहाँ पे आप अपने टीचिंग स्किल दे सकते हो। और तीसरा, संगीत इवेंट्स, इसकी कोरियोग्राफी करके कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये पैकेज बना सकते हो अपना। सो अगर हम मोटा मोटा बात करें अर्निंग्स का, तो एक रफ पैरामीटर पे अगर हम मंथली, क्या ये इनफ है एक सर्वाइवल के लिए, फैमिली सर्वाइवल के लिए, या कैसे इस चीज़ में आगे लोग अपना करियर देख सकते हैं अर्निंग पर्सपेक्टिव से? वैसे तो पैसा तो ऐसी चीज़ है आज के टाइम में, जिसे जितना मिले वो कम ही है, क्योंकि सबकी इच्छाएं इतनी हैं कि हर 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ आ जाती है कि वो अब वो लेनी है। तो उसके लिए तो पैसा जितना हो कम ही है। लेकिन मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मेरे सामने ये क्वेश्चन आया था जब मेरी शादी के दौरान चीज़ें चल रही थी। तो क्योंकि ये डांसिंग करियर है तो इसमें तो सोचते होंगे कि सीजनल काम होगा, कि कभी कभी तो आप वेकेशंस में कमाते होंगे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं था। हमारा 12 महीने हम लोग किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते। तो मैंने इनकम, वहाँ भी मुझसे पूछा गया था कि बहुत दबे शब्दों में इनडायरेक्टली कि कितना कमा लेते। तो मैंने कभी हिसाब ऐसा लगाया नहीं। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये अच्छी सही बात भी है, अगर कोई आपको अपनी लड़की दे रहे हैं सही बात तो है। कि वो उसे रख पाएंगे या नहीं, आगे संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि बेसिक खर्चे तो होते ही हैं। तो मैंने बस फिर मैंने कहा आप मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं खर्चों की लिस्ट बनाता हूँ अपने। तो मैंने फिर खर्चों की, उस टाइम पे जब शादी हुई थी तो ऐसी 80,000 के आसपास मेरा मंथली खर्चे वर्चे थे। उसके अलावा भी मेरे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स थी, जो मैंने केवल खर्चे ही बताए थे, बाकी फिर उन्होंने बोला ठीक है। Right. So before wrapping up, we had a wonderful conversation to know about your journey. हम एक quick short rapid fire करते हैं and let's see what's there in your mind. All right. Freestyle or choreography? फ्री स्टाइल। Stage rehearsal? रिहर्सल। Expression or technique?
बोथ। One dance style you love? अभी तो भरतनाट्यम। Wow. Counts or feeling? बोथ। Solo or group performance? बोथ। मुझे लगता है आपको सभी चीज़ से बहुत प्यार है। One dance step you love teaching? अभी तो जैसे मैंने बोला कि भरतनाट्यम है, तो उससे उसी के रिलेटेड एलिमेंट्स ही मेरे लिए फेवरेट है। Practice in one word? प्रैक्टिस इन वन वर्ड, समर्पण ही कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से अपने आप को। Alright. जो भी- Biggest dance myth? वही कि सोचते हैं ये तो हॉबी है, लेकिन हाँ। किसी किसी के लिए पूरी लाइफ है, लाइक मी। Absolutely. So, one favorite song that you want to choreograph? शिव तांडव। Alright. And one dream collaboration? वो अभी सोचा नहीं। All right. So that was a wonderful session and it was lovely knowing about your journey. Thank you so much for sharing your story with us in Betak Stories, seen and heard by Eva Allen Betak Foundation. So if you also know someone whose story deserves to be seen and heard, connect with us, DM us or contact Eva Allen Betak Foundation. Thank you.